ध्यान बोर्ड की तरफ देखना। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, इसमें से एनसीईआरटी के भी हैं, ध्यान से सुनना है कि बार मैग्नेट है पहला क्वेश्चन, कि एक बार मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आपको पता है बार मैग्नेट की लेंथ को 2L से डिनोट करते हैं, बार मैग्नेट की लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, 2L। तो ये 5 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदल ही लोगे आप लोग, इतना मीटर, तो इससे लेंथ निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.5 10⁻²मीटर। हमें बोला है कि इसके मिड पॉइंट से इसके किसी एक्सिस पे किसी पॉइंट पर हमें, जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस होता है उसे हम लोग एक्स लेते हैं, तो एक्स दे रखा है। हमें बोला इसकी एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड निकालो और इक्वेटोरियल का निकालो। एक्सियल यहाँ होता है, इक्वेटोरियल इधर कहीं होगा, तो आपको पता है कि एक ही निकालना, एक्सियल इक्वेटोरियल में से पहले इक्वेटोरियल निकाल लेना। इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला होता है, Km/x³। इक्वेटोरियल ये आप निकाल लेना, इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल का डबल होता है ना, एक्सियल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल। तो आप देखो के आपको पता है, के मैग्नेट में के क्या होता है, के की वैल्यू होती है ना μ0/4π, यानी के की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। के की वैल्यू डाल दोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है वो पुट करना है, बस वैल्यू वैल्यू डालनी है बेटा, के की वैल्यू डाल देना, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है वो डाल देना, एक्स भी आपको गिवन है ना 50 सेंटीमीटर से मीटर में बदल के डाल देना, कर लोगे कैलकुलेट, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज मच मच मोर देन दिस डिस्टेंस। ये 50 है और वो 2.5 सेंटीमीटर, तो बहुत बड़ा है, तो वो ये नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, उसकी लेंथ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे बस वैल्यू डाल के बी इक्वेटोरियल निकाल लोगे, सारी वैल्यू है Kmx, तो जो भी आएगा उसका डबल कर देना, एक्सियल की आ जाएगी, इक्वेटोरियल निकाल के एक्सियल उसका डबल कर देना, ठीक है। सेकेंड, देर आर टू बार मैग्नेट्स P and Q, दे आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, ये 90 डिग्री पे रखे हुए हैं दोनों बार मैग्नेट। इसने बोला इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, ये इनका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट P के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। हमें बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। हमें क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड देखो, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल लाइन पे निकालना, इसकी एक्सिस पर उसकी एक्सिस पर। एक्सियल का क्या फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, बस 2 लग जाता है। तो पहले हम निकालेंगे B1 ऑन दी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का क्या फॉर्मूला है बताओ, 2Km1 ले लेना है इसमें, अपॉन में क्या होगा, एक्स क्यूब, क्यूब लगता है ना एक्सियल में, है ना, तो 2Km1/x³। फिर B2 भी सेम ही होगा, B2 में क्या हो जाएगा, वही सेम, 2Km2/x³, है ना। फिर डिवाइड कर देना दोनों को, B1 डिवाइडेड बाई B2, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, तो जब डिवाइड करोगे तो ये सारा कट नहीं जाएगा, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा रहेगा, M1, इधर क्या बचा रहेगा, M2, है ना, क्योंकि एक्सियल में डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है दोनों का, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग है। तो ये 2kx कट गए, बचा क्या, M1 डिवाइडेड बाय M2। अब हमें ना ये पता है ना ये पता है, कुछ तो पता होना चाहिए ना दोनों में से, जरा ध्यान से देखो। मान लो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, दिस इज B1, जो एक्सियल में जा रही है क्या है, B1, और इसकी जो एक्सिस में जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2। अगर मैं यहाँ आपके लिए ट्रायंगल बनाऊं एक इमेजिनरी, ये और ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो अगर आप इसको B2 ले रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, B2, और नीचे वाला ये क्या है, B1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, B2, और बेस का काम कौन कर रहा है, B1। तो अगर मैं B2/B1 निकाल लूं बच्चों, B2/B1, तो वो tan थीटा के बराबर होगा, tan 30 के बराबर होगा। tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो B2/B1 कितना आ गया, 1/√3। तो B1/B2 कितना होगा, उल्टा, ये √3/1, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो कितना आ गया, √3/1। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये चैप्टर में 2 नंबर 3 नंबर से ऊपर, 3 तो बहुत बड़ी बात है, 2 नंबर 1 नंबर वही क्वेश्चन आने हैं इसमें, 3 पार्ट आ गए तो मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है √3:1। ये बात समझ में आई, लेकिन इसमें एक चीज और थी कि ध्यान से जरा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है इसमें आंसर में, देखो इस वाले के लिए जो B1 है, इधर देखो, इसके लिए ये एक्सियल है, और लेकिन इसके लिए जो BP के हिसाब से देखा तो ये इक्वेटोरियल नहीं होगा, ये इक्वेटोरियल होगा ना, तो जो एक्सियल होगा वो इक्वेटोरियल का कितना होगा, डबल।
तो यहाँ पे 2 मत लगाना, B2 वाले में खाली इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाना, उसके लिए K ही लगाना। तो जब आप इसको और इससे डिवाइड करोगे, ये अपॉन ये करोगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा ना, यहाँ पे 2 बच जाएगा, है ना। तो 2 नीचे चला जाएगा, तो M1 अपॉन M2 जो इनका आंसर आ रहा है वो √3:2 आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात थी, समझा। इसके लिए तो एक्शियल है, ठीक बात है, लेकिन इस वाले पॉइंट के लिए ये कौन सा है, इक्वेटोरियल। तो इस B2 के लिए इक्वेटोरियल लगाना और B1 के लिए क्या लगाना, एक्शियल। क्योंकि B2 हम इस पॉइंट पे तो निकाल नहीं रहे ना, B2 हम किधर निकाल रहे हैं, इधर। तो इस एक्सिस के हिसाब से ये इक्वेटोरियल है, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा ये है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ध्यान से सुनो। एक सोलेनॉइड है बेटा, एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में कितने टर्न्स है, 500। हर मीटर में 500 टर्न, मीटर था सेंटीमीटर था, मीटर। हर मीटर में 500 टर्न्स है। इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पेयर का। क्योंकि ये एक मीडियम में रखा है, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है 5000। हमें बोला जी एच निकालो पहले पॉइंट में। एच का बेटा फॉर्म, एच होता है इंटेंस मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच का फॉर्मूला लिख लेना बेटा। एच का क्या फॉर्मूला होता है, एन आई। देखो एन आपके पास है, आई आपके पास, वैल्यू डालनी है। एन 3 है, ये 500 है, तो 5 × 3 कितना हो गया, 1500। ठीक है, तो पहला तो बहुत आसान चीज है, एच तो निकल ही गया। अब दूसरा बोला एम निकालो। एम होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ये एच क्या है, ये नाम याद कर लो, ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये एन क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसके लिए आप म्यू आर का इस्तेमाल करोगे, म्यू आर का इस्तेमाल करोगे। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस म्यू आर। ये रिलेशन लिखवाई थी लास्ट टू लास्ट क्लास में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज 1 प्लस म्यू आर। म्यू आर कितना है, 5000। तो 1 प्लस 5000 कितना हो गया, 5001। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ये एम निकलेगा। इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ये भी फॉर्मूला होता है, M/H। अब M और H में से H तो आपको पता है ना, 1500। H आप पहले पॉइंट में निकाल चुके हो। N कितना था, 500। I कितना था, 3। तो ये H की वैल्यू है 1500। तो यहाँ से H पता है, तो H की वैल्यू 1500 है, तो M निकाल लोगे ना आप यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके M यहाँ से निकल जाएगा। 5001 × 1500, ये मल्टीप्लाई करके M आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आपको पता है फॉर सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, लेकिन इट इज प्लेस्ड इन सम मीडियम। तो जब मीडियम में रखा होता है तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर और लग जाएगा ना। तो देखो म्यू आर की वैल्यू डाल देना 5000। म्यू नॉट आपको पता है 4π10⁻⁷। ये जो एन आई है ये तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। 1500 एन आई डाल देना, सीधा बी निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं अगला क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये आया हुआ है बोर्ड में, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का ग्राफ बनाओ। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुनना। डायामैग्नेटिक एंड पैरा, देखो ग्राफ ऐसा बनता है, ध्यान से देखना। वाई एक्सिस में रखना ससेप्टिबिलिटी, एक्स एक्सिस में रखना टेम्परेचर, यहाँ 0 दिखा देना। फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस दिस ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने आपको डिफरेंस लिखवाए थे पैरा डाई और फेरो का। तो डायामैग्नेटिक में टेम्परेचर कुछ भी करो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो इट इज ऑलवेज इन द नेगेटिव। दिस इज फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये नेगेटिव में रहेगा इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आप टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाओ, इट ऑलवेज रिमेन्स अ कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है लेकिन ससेप्टिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा फॉर अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरा और फेरो दोनों के लिए ये ग्राफ है जो मैं बना रहा हूँ, टेम्परेचर वर्सेस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरा और फेरो। आपको क्यूरी लॉ याद है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसका ग्राफ ऐसे चलता है। पैरा और फेरो के लिए ये है, डाया के लिए नेगेटिव है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर एक क्वेश्चन था आपको जो अगला लिखवाया, वो बोला कि भैया किसी सब्सटेंस को ठंडा करने पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क पड़ता है, इसकी ससेप्टिबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है। जब आप गर्म करते हो
तो उसके डोमेन्स ब्रेक होते हैं। ये डोमेन्स, जितने ज्यादा डोमेन्स उतना अच्छा मैग्नेट। डोमेन्स क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाए, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। जब आप हीट करते हो तो ये ब्रेक होने लग जाते हैं, और जब आप कूल करते हो तो ये डोमेन और अच्छे से सेटअप होते हैं। जितना ज्यादा आप कूल करोगे वो उनकी ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में होगी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। दूसरा क्वेश्चन था कि डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर से फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। आप टेम्परेचर कुछ भी बढ़ाओ, उनके मोशन से उनके पेयरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके आयंस के मोशन से उनकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग डिस्टर्ब नहीं होती। तो आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ससेप्टिबिलिटी भी